बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है, जिसके अंदर हम 5 मॉड्यूल कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 126 से लेकर मॉड्यूल नंबर 130 तक। दोस्तों पहला मॉड्यूल है यहाँ पे 126 यानी 126, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की बात की जा रही है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले आपने डेफिनेशन कवर करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एन अदर डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स इज़ द लैक ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी वो कह रहे हैं कि आपकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और जो आपकी अदर जितनी भी इंजीनियरिंग्स हैं उनके दरमियान एक जो है वो डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि जो बाकी अदर जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं उनके अंदर लैक ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं। मतलब उनमें की कोई ख़ास मेयारी जो है वो टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है, जबकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसके अंदर बहुत ही ख़ास लेवल की एक जो है हमारे पास मेयारी जो है वो टेक्निक्स मौजूद है, जिसके साथ हम बहुत एडवांस चीज़ें जो है वो कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। तो कहता है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जो अदर इंजीनियरिंग्स हैं इनके अंदर ये जो लैक ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का डिफरेंस है ना, इसको हम क्या कहते हैं जी? मैट्रिक्स कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसको कॉलेज का। अब वो कह रहे हैं आगे कि हम मैट्रिक्स को यूज़ क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। कहता है मेजरिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये जो हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं, यानी मेयारी जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ केस? CASE, व्हाट इज़ केस? अब दोस्तों ये जो केस है ये आपको MCQs में स्टैंड फॉर भी इसका पूछा जाता है कि CASE स्टैंड फॉर क्या होता है। तो वहाँ पे आपने लिखना है कंप्यूटर एडिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो CAS का स्टैंड फॉर है कंप्यूटर एडिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब दोस्तों ये केस होता क्या है? कहता है द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। कहता है हमारी वो तमाम के तमाम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के दरमियान जो है वो हेल्प करती हैं। कहता है उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम कंप्यूटर एडिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर शॉर्ट फॉर्म में केस कहते हैं। और ये दोस्तों जो केस होता है, ये जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एडिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये हेल्प कहाँ से लेती है? केस टूल से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQ आपको ये भी आ सकता है कि बताओ ये जो आपका केस होता है ये कहाँ से हेल्प लेता है, मतलब कहाँ से ये डिफरेंट टूल लेकर हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो ये हेल्प लेता है केस टूल से। अब ये केस टूल क्या होता है दोस्तों? केस टूल बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे हमारे डिफरेंट तरह के हमारे पास फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट तरह की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, जिनको यूटिलाइज़ करके हम अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं। आगे बात की जा रही है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अक्सर इसका भी स्टैंड फॉर पूछ जाता है पेपर के अंदर कि व्हाट इज़ IDE। IDE का स्टैंड फॉर क्या होता है? तो IDE का स्टैंड फॉर होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो अब वो क्या कह रहा है? IDEs कहते हैं किसको है? कंबाइंड टूल्स फॉर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर एडिटर कंपाइलर डिबगिंग टूल्स एंड सो ऑन इज इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड पैकेज। मतलब जनाब कहता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम मल्टीपल केस टूल्स को मर्ज कर लेते हैं। मतलब केस टूल तो मैंने आगे आपको बताया, केस टूल बेसिकली वो हमारे पास एप्लीकेशन होती है या वो एरिया होता है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन वो जो केस टूल होता है वो किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए होता है दोस्तों। लाइक केस टूल किसी एडिटर के लिए हो सकता है, केस टूल किसी कंपाइलर के लिए हो सकता है। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा केस टूल को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन के अंदर या एक इंटीग्रेटेड पैकेज के अंदर रख देते हो तो वो फिर क्या बन जाता है? एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बन जाता है। वो फिर एक केस टूल नहीं रहता, क्योंकि केस टूल वो तब तक था जब तक वो एक यूनिक था। लेकिन जैसे ही आपने मल्टीपल केस टूल को मर्ज किया, कंबाइन किया एक सिंगल इंटीग्रेटेड पैकेज के अंदर, तो वो क्या बन गया? फिर एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर बन गया, एक IDE बन गया। अब इस IDE को दोस्तों हम यूज़ क्यों करते हैं? इस IDE को हम यूज़ करते हैं अपनी कोडिंग की डेवलपमेंट के लिए। लाइक जैसे आप C++ की कोडिंग के लिए यूज़ करते हो डेव C++, एक IDE है। ऐसे आप यूज़ करते हो टर्बो C++, आप बहुत से आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हो, आप इसके अलावा विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हो। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे IDEs हैं। ऐसी जावा की डेवलपमेंट के लिए आप यूज़ करते हो नेटबीन्स। समझ आएगी बात की? तो यहाँ पे बेसिकली उसने आगे बता भी दिया आपको कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन से टूल केस टूल होते हैं? एडिटर होता है, कंपाइलर होता है और डिबगिंग टूल होता है, और इसके अलावा सो ऑन और भी बहुत से इसके अंदर क्या होते हैं जी? टूल्स होते हैं।
नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 127 सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद एक साइकिल के अंदर जो है वो चलता रहता है। मतलब किसी चीज़ का बार बार सेम रिपीट करना, अपनी ये मतलब सेम काम को बार बार रिपीट करने को हम कहते हैं लाइफ साइकिल, कि ये एक लाइफ साइकिल। जैसे जैसे फ़र्ज़ करो आप जो है ना वो जैसे हवा की एग्जांपल लेते हो कि मतलब कि वो एक लाइफ साइकिल चलता है ना, कि मतलब समुद्र से बुखारात उठते हैं, फिर वो बादल की शक्ल अख्तियार करते हैं, फिर बादल क्या होते हैं, बारिश बरसाते हैं, फिर वो पानी दोबारा समुद्रों में जाता है, फिर वो दोबारा से बुखारात बन के उठता है, फिर वो बादल बनते हैं। तो ये क्या है, ये लाइफ साइकिल ऐसे सारी ज़िंदगी चलता रहता है। ऐसे ही दोस्तों जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना लेते हो ना, तो उस सॉफ्टवेयर का भी ना एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल होता है, जिस लाइफ साइकिल को यहाँ पे एक शेप के अंदर दिखाया गया है। कि कहता है जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उस सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल क्या होता है? सबसे पहले डेवलपमेंट होती है उसकी, मतलब उसे बनाया जाता है, उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है, और फिर उसके बाद मेंटेनेंस उसकी की जाती है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर की कभी भी सॉफ्टवेयर को कभी भी रिपेयर नहीं किया जाता, क्योंकि रिपेयर करते हैं किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस को। रिपेयर हमेशा कोई डिवाइस होती है, सॉफ्टवेयर रिपेयर नहीं होता। सॉफ्टवेयर के अंदर चूँकि कोडिंग होती है, इसको हमेशा मेंटेन किया जाता है, मतलब इसकी मेंटेनेंस की जाती है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हो, फिर देन यूज़ मतलब उसे यूटिलाइज़ करते हो, उसे डिफरेंट यूज़र जो है वो यूज़ करते हैं जिस मकसद के लिए आपने सॉफ्टवेयर को बनाया। और उसके बाद मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि मतलब उसमें कोई अगर ख़राबी आ जाए तो फिर हम उसे क्या करते हैं, उसे मेंटेन करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसमें जो है ना उसे डिबग करते हैं, देखते हैं कि क्या इशू है, फिर उस इशू को हम रिजॉल्व करते हैं। इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ठीक है जी। और ये बात याद रखिएगा दोस्तों, ये लाइफ साइकिल ऐसे चलता रहता है, क्योंकि कोई भी दुनिया को कोई भी सॉफ्टवेयर कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता। ये बात मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ह्यूमन की बनाई हुई चीज़ कभी भी एक्यूरेट नहीं होती 100%, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ देख जाता है अल्लाह ताला की जिनकी बनाई हुई हर चीज़ एक्यूरेट होती है। वरना जो ह्यूमन होते हैं, ये चाहे जितना मर्जी जो है कई साल भी मेहनत कर लें, फिर भी ये जो चीज़ डेवलप करते हैं वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होती 100%। उसमें फिर भी वक्त के साथ साथ क्या आती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं। जैसे लाइक मैं अगर आपको फेसबुक की एग्जांपल दूं, तो फेसबुक जब 2004 में लॉन्च हुई थी, तो उसमें अब तक देखें चेंजिंग हो रही है। अब रोज़ डेली बाई डेली जो है फेसबुक में कोई ना कोई नया फीचर आता है, कोई ना कोई नया फीचर आता है। इसका मतलब यह कि क़यामत आ जाएगी, लेकिन फेसबुक में कभी भी जो है वो चेंजेस बंद नहीं होंगी, मतलब ये चेंजेस आती रहेंगी, उसकी मेंटेनेंस होती रहेगी। तो ये क्या, ये लाइफ साइकिल ही है। जैसे मैंने आपको आगे पानी की एग्जांपल दी, तो ये ऐसे ही सॉफ्टवेयर की भी मेंटेनेंस होती, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, फिर यूज़ होते हैं, फिर मेंटेनेंस होती है, फिर डेवलप होते हैं, फिर यूज़ होते हैं, फिर मेंटेनेंस होती है। तो ये लाइफ साइकिल इस तरह से चलता रहता है। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर को बनाने की। दोस्तों कौन कौन से फेजेस होते हैं, तो यहाँ पे ये डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर मॉड्यूल के अंदर इन्होंने सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फेजेस की बात की है उसको डेवलप करने के। तो पहला फेज़ क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ दोस्तों क्या होता है, द सॉफ्टवेयर life cycle beings with requirement analysis, the goal of which is to specify what services the proposed system will provide, to identify any conditions, time constraints, security and so on those services, and to define how the outside world will interact with the system। अभी व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी जो मैंने पूरी ये जो पैराग्राफ पढ़ के सुनाया, आपको रीडिंग करके सुनाया, इसका क्या मतलब है दोस्तों? जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो उसका जो सबसे पहला फेज़ होता है ना, उसे हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, उस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स होंगे, उस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी फंक्शनलिटीज़ होंगी। जैसे मान लें मैंने आपको कहा कि मुझे ना एक सॉफ्टवेयर बनवाना है आपसे, तो आप मुझे क्या पूछोगे? आप सबसे पहले मुझसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट एनालिसिस करोगे, मतलब आप मुझसे पूछोगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे मुझसे कि जनाब आप बताओ कि आपका सॉफ्टवेयर कितना लार्ज होना चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, बताओ ये बताओ। फिर आप मुझसे पूछोगे कि बताओ जी सॉफ्टवेयर जो आप बनाने जा रहे हो, सॉफ्टवेयर में कौन कौन से उसको यूज़र यूज़ करेंगे, क्या उसे सिटी के मतलब एक सिटी के लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या उसे जो है वो एक प्रोविंस यानी एक सूबे के लोग यूज़ करेंगे, या उसे कंट्री के लोग यूज़ करेंगे, या उसे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया यूज़ करेगी। ये भी आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग का हिस्सा है। उसके बाद फिर आप मुझसे ये पूछोगे, हाँ जी जनाब आप ये बताओ कि सॉफ्टवेयर में मेन इस सॉफ्टवेयर का मकसद क्या होगा, मतलब ये सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी का है, मतलब बैंकिंग के लिए बनाना है आपने किसी कंपनी के लिए बनाना है, आपने जो है वो सोशल मीडिया के लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है। इस तरह फिर आप मुझसे पूछोगे, अच्छा अगर आपने जनाब बैंकिंग के लिए बनाना है तो इसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे बताओ, कि मतलब एक ये वाला बटन होगा ये क्या करेगा, ये बटन होगा ये क्या करेगा। तो ये क्या है, ये जो आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो सॉफ्टवेयर से मुतालिक, कि जनाब जो आप सॉफ्टवेयर मैं बनवाना चाहता हूँ आपसे, तो आप मुझसे वो सारी क्या कर रहे हो, आप मुझसे रिक्वायरमेंट पूछ रहे हो सॉफ्टवेयर की। तो ये जो आप मुझसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इसको दोस्तों हम कहते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग या फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़।
तो ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने का पहला फेज़ होता है जिसमें हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उन लोगों से जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनवाना होता है। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है या जो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं ये कहाँ से करते हैं, कहता है हम स्टैक होल्डर से करते हैं। तो ये अक्सर आपको पेपर में एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहाँ से करते हैं, तो हम कहाँ से करते हैं जी, स्टैक होल्डर से। दोस्तों अभी स्टैक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टैक होल्डर्स बेसिकली वो यूज़र्स होते हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनवाना है या जिनके साथ सॉफ्टवेयर का लिंक होगा। जैसे फ़र्ज़ करें एक कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर आपसे बनवाना चाहती है, अब उस कंपनी के जो लोग हैं जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं वो क्या है, वो आपके लिए स्टैक होल्डर्स हैं, ठीक है। और वो कंपनी चूँकि लिंक होगी अपनी पेमेंट्स के लिए बैंक के साथ भी, लिहाजा आप जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बैंक से भी कलेक्ट करोगे क्योंकि बैंक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सो बैंक भी क्या आपके लिए स्टैक होल्डर है। तो मतलब आपको समझ आ गई होगी कि स्टैक होल्डर वो लोग होते हैं जो आपको बताते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब जनाब ये इसका दूसरा नाम है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा था ना कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस को हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कहते हैं और इसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने इसका दूसरा नाम याद कर लेना और स्टेक होल्डर का भी आपको मैंने बता दिया, इसको भी अच्छे से कर लीजिए। चलें ये मॉड्यूल खत्म। नेक्स्ट और यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि दोस्तों किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 4 यहाँ पे फेजेस उसने बताया। पहला फेज़ क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर आप रिक्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हो, मतलब कि आपके सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। उसके बाद दूसरा फेज़ क्या होता है, उसमें दूसरा फेज़ होता है डिज़ाइन फेज़, तीसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ और चौथा फेज़ होता है टेस्टिंग फेज़। अब मैंने रिक्वायरमेंट एनालिसिस के ऊपर तो कंप्लीट डिटेल से आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ डिज़ाइनिंग। अब ये डिज़ाइनिंग के लिए पूरा अगला एक मॉड्यूल है, उसके पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें अगला मॉड्यूल है जी डिज़ाइनिंग फेज़। अब ये डिज़ाइन फेज़ क्या होता है दोस्तों? डिज़ाइन फेज़ ये होता है कि जब आपने पिछले स्टेप 1 में यानी फेज़ 1 में जब आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया, आपको ये पता चल गया कि आपने सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो क्रिएट करनी है। अब क्या करोगे अब आप जो है सेकंड नंबर के ऊपर, सेकंड फेज़ के ऊपर उसका डिज़ाइन तैयार करोगे, मतलब उसका एक आर्किटेक्ट तैयार करोगे। किसके ऊपर? आर्किटेक्चर तैयार करोगे। किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। तो वो जो आप अपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हासिल करने के बाद, सुनने के बाद, पेपर के ऊपर उसकी जो डिज़ाइन तैयार करते हो, उसकी जो डायग्राम बनाते हो, पेपर के ऊपर जो उसका फ्लो चार्ट बनाते हो, जो पेपर के ऊपर आप उसका जो है स्ट्रक्चर तैयार करते हो, जो पेपर के ऊपर आप उसका जो है वो वो आर्किटेक्चर बनाते हो दोस्तों, उसको हम कहते हैं डिज़ाइन फेज़। लाइक इसकी अगर मैं एग्जांपल समझाऊँ आपको तो कुछ इस तरह से देखें। अगर आपने एक घर बनाना है तो क्या करते हो आप पहले सोचते हो, पहले आपने क्या सोचा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया। मतलब आपने पहले सोचा कि मुझे घर में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो क्रिएट करनी है। तो आपने एक आर्किटेक्ट को बुलाया जो कि घर का नक्शा तैयार करते हैं, उससे बुलाया, उससे कहा यार मुझे ना एक घर बनाना है। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, जैसे आपने सॉफ्टवेयर में किया पिछले फेज़ के अंदर कि आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, पहले इन्फॉर्मेशन ली कि आपकी सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। ऐसे ही वो जो घर का आर्किटेक्ट है, नक्शा तैयार करने वाला, उसने भी आपसे इन्फॉर्मेशन ली, रिक्वायरमेंट पूछी आपसे सारी की सारी। उसके बाद आप वो क्या करेगा, उसके बाद वो आपसे इन्फॉर्मेशन सारी लेने के बाद क्या करेगा, पेपर के ऊपर उसका आर्किटेक्चर तैयार करेगा, आपके घर का नक्शा तैयार करेगा। तो वो जो पेपर के ऊपर वो आर्किटेक्ट आपके घर के लिए नक्शा तैयार कर रहा है ना, दिस इज़ अ डिज़ाइन फेज़, उसको हम कहते हैं डिज़ाइनिंग फेज़। ऐसे ही हम सॉफ्टवेयर के अंदर भी करते हैं कि पहले हमने पहले फेज़ में उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, सेकंड फेज़ के अंदर अब हम क्या करेंगे, उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम पेपर के ऊपर उसकी पूरी एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर का पूरा का उसका डिज़ाइन बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं जी, डिज़ाइन फेज़ कहते हैं। तो यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है वाज़िया, इट इज़ इन द डिज़ाइन स्टेट दैट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम इज एस्टेब्लिश्ड। दोस्तों इसको हम डिज़ाइन फेज़ को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ डिज़ाइन फेज़ इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि वो जो हम पेपर के ऊपर उसके डायग्राम तैयार कर रहे हैं, वो डायग्राम हमें किस काम आएगी भला, वो डायग्राम बहुत ही डिटेल के साथ हमें ये बताएगी कि आपने सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें बनानी है और कैसे कैसे बनानी है। ये सारी की सारी डिटेल जो है वो उस डायग्राम के अंदर मौजूद होती है। तो इसलिए हम डिज़ाइन उसका तैयार करते हैं। आगे कहता है सॉफ्टवेयर सिस्टम स्ट्रक्चर डैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम। मतलब कहता है वो पूरी की पूरी डायग्राम हमें बता रही है कि आपने सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाना है, फिर हम उस डायग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे। चले जी नेक्स्ट ये होगा डिज़ाइन फेज़ की समझ आ गई। चलिए जब दोस्तों आप डिज़ाइन फेज़ तैयार कर लेते हो, फिर तीसरे नंबर पे आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ करते हो। इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है कि देखें जैसे हम उसकी आर्किटेक्ट की एग्जांपल ले रहे थे कि आर्किटेक्ट ने पेपर के ऊपर क्या किया, डिज़ाइन तैयार किया, नक्शा तैयार किया आपके घर का। जब दोस्तों वो नक्शा बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सिविल इंजीनियर को बुला के कहते हैं जनाब ये नक्शा है, ये डायग्राम है, ये मेरे ये आर्किटेक्चर है किसका, मेरे घर का, इसको देकर तुम क्या करो,
इम्प्लीमेंट करो, मतलब घर को फिजिकली बनाना स्टार्ट कर दो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्या हुआ कि जब हमने उसका डिज़ाइन पेपर के ऊपर तैयार कर लिया, हमने उसका पूरा जो है वो फ्लो चार्ट बना लिया, अब उस फ्लो चार्ट को देखते हुए हम क्या करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग करेंगे। मतलब कंप्यूटर के अंदर हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं वो क्या करेंगे, हमारी उस डायग्राम्स को या हमारे उस फ्लो चार्ट को जो हमने पेपर के ऊपर उसकी पूरी की पूरी डिज़ाइन बनाया था, उसको देखते हुए क्या करेंगे, हमारे प्रोग्रामर्स की इम्प्लीमेंटेशन यानी उसकी कोडिंग करेंगे, प्रैक्टिकली उसे फिजिकली तैयार करेंगे सॉफ्टवेयर को। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। कहता है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ वो होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं जी, इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व द एक्चुअल राइटिंग ऑफ प्रोग्राम्स के, जिसके अंदर हम एक्चुअली जो है कोडिंग के थ्रू जो है प्रोग्राम्स को क्या करते हैं जी, राइट करते हैं। क्रिएशन ऑफ डाटा फाइल्स, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डाटा फाइल्स को क्रिएट करते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ डाटाबेस, और इसमें हम अपनी डाटाबेस भी डेवलप करते हैं, जिसमें हम अपना डाटा परमानेंट जाके क्या करते हैं जी, स्टोर करते हैं। आगे, इट इज़ एट द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज दैट वी सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टास्क ऑफ सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड अ प्रोग्रामर। और कहता है जनाब ये जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होती है, इसके अंदर हम जो डिफरेंस होता है हमारे सॉफ्टवेयर एनालिसिस और हमारे प्रोग्रामर के दरमियान, कहता है वो मेन डिफरेंस क्या होता है जनाब, कि वहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें थी। जब हमने सॉफ्टवेयर की एनालिसिस किया, वहाँ पे हमने थ्योरेटिकल चीज़ें जो है सुनी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे प्रोग्रामर से प्रैक्टिकली जो है कोडिंग के थ्रू उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं कोडिंग को, तो उस प्रोग्राम्स को, तो इसको हम कहते हैं जी इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इसके बाद नेक्स्ट जो फेज़ है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।